तनम एजाज देख रहे हैं आप जेके स्पेशल हालात और वाक़ात पे। पहली नज़र शुरुआत उन्हीं हालात पे, उन्हीं वाक़ात से जो हालात व वाक़ात जम्मू से लेकर श्रीनगर तक सबकी नज़रों के सामने थे। मामला डिलिमिटेशन कमीशन का था और डिलिमिटेशन कमीशन का वफद दौरे जम्मू कश्मीर पे पहले श्रीनगर पहुंचा, उसके बाद पहलगाम गया, कश्मीर के बाद कश्तवाड़ और कश्तवाड़ के बाद आज जम्मू। 4 दिन का दौरा। इस दौरे के दौरान इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 300 के करीब मुख्तलिफ अवामी वफूद ने मुलाकात की, लीडरान ने मुलाकात की और लीडरान के साथ साथ सियासी जमातों के लीडरान के साथ साथ सिविल सोसाइटी और दूसरी तंजीमों के नुमाइंदों ने बात की। अहले गैर नतू खैरू ने भी बात की और बात हर किसी ने की और बात जम्मू कश्मीर के आगे आने वाले हालात और डिलिमिटेशन के हवाले से की। 4 दिन के इस दौरे के दौरान पीडीपी जम्मू में भी अलग रही, कश्मीर में पहले ही अलग हो चुकी थी। अनंतनाग में भी पीडीपी का कोई वफद इनसे मिलने नहीं गया और कश्तवाड़ में भी पीडीपी का कोई लीडर मिलने नहीं गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में मिली, कश्तवाड़ में मिली और कुल अनंतनाग में भी मिली थी, पहलगाम अनंतनाग में। जम्मू में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान मिले, लेकिन मिलने के बाद बयानात मुतजाद भी दिखाई दिए और इस सारे के बीच में अपनी पार्टी श्रीनगर में भी मिली, अपनी पार्टी के लीडरान दूसरी जगहों पे भी मिले, सजाद गनी लोन के लीडरान भी मिले थे। मिले तो सब, लेकिन मिले सुर कितने होंगे ये देखने वाली बात थी और इसका अंदाजा आज जम्मू में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही देखने को मिला। जम्मू में आज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डिलिमिटेशन कमीशन के अहदेदारों ने बताया कि 4 चीज़ों को सर फहरिस्त रखा जाएगा। डिलिमिटेशन करते हुए बताया कि ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी था और डिलिमिटेशन के हवाले से 4 जो चीज़ें सरफहरिस्त रहेंगी उनमें डेमोग्राफी सरफहरिस्त रहेगी, जियोग्राफी सरफहरिस्त रहेगी, पॉपुलेशन भी सरफहरिस्त रहेगी और उसके साथ साथ टेरेन पर भी डिलिमिटेशन कमीशन की नज़र रहेगी। और इन 4 चीज़ों के साथ डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट भी बना रही है। 2011 की सेंसस को बुनियाद बना के रखा जाएगा और माजी का हाल अहवाल बताते हुए ये भी बताया गया कि बहुत से खदशात लोगों को हैं, बहुत से लोगों ने खदशात का इज़हार भी किया है, लेकिन उन खदशात को दूर करने के लिए डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट टेबल करने से पहले पब्लिक प्लेटफार्म पर भी डालेगी, लोगों के मशवरे लिए जाएंगे, लोगों को अगर उसमें कहीं कोई परेशानी दिखती नज़र आ रही हो तो उस पर उनकी राय ली जाएगी और हतमी फरिस्त उसके बाद ही टेबल की जाएगी। डिलिमिटेशन कमीशन के अहदेदारों की जम्मू में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बताया आपको सुनाते हैं। जो जम्मू एंड कश्मीर का जो डिलिमिटेशन पिछला वाला हुआ है 95 में हुआ है, वो किस सेंसस पे हुआ है? वो 1981 सेंसस पे हुआ है, जबकि पूरे मुल्क में जो डिलिमिटेशन हुआ है वो 2001 सेंसस का आधार पर हुआ है। यानी कि जम्मू एंड कश्मीर का जो डिलिमिटेशन है वो 81 के आधार पर हुआ है, जिसको कि कितने साल हो चुके हैं? 41 साल। 2020 में जब कमीशन सेटअप किया गया, द लास्ट सेंसस व्हिच इज अवेलेबल इज 2011 सेंसस. So as per this act, the latest census which is available, the census will have to be conducted by that, and that is the mandate of delimitation. And as the chairperson has also assured in front of the opposition that it will be absolutely transparent process, and because of which we are here to hear to know the views of all stakeholders, and that is why we have gone, to Srinagar, to Kishtwar, to Jammu, and the persons have given so many, the representations. We have had 290 groups comprising of something from more than 88 persons. So we have got a cut out that ask for that, and it has to be that I can show. देखिए दोनों को जो एक साल का एक्सटेंशन दिया गया था कमीशन को बिकॉज ऑफ कोविड एंड अदर थिंग्स, एंड मार्च इज द लास्ट डेट फॉर अस. We will try our level best to complete in the given time to us, because we have to take opinion and the concerns of all stakeholders, and that's why we are giving time also to consider. हम जानते हैं लोगों को खदशात हैं, लोग खदशात का इज़हार भी कर रहे हैं, लेकिन हम यकीन दिलाते हैं कि हम ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन का अहदेदारों का जम्मू में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा, 4 चीज़ों का खुलासा भी किया और बताया कि डेमोग्राफी, जियोग्राफी, पॉपुलेशन और टेरेन, ये 4 वो चीज़ें हैं जिसको बुनियाद बनाते हुए अगला जो डिलिमिटेशन कमीशन अपनी रिपोर्ट पेश करेगा, बनाएगा, पेश तो होगा तब जब उस पे पब्लिक डोमेन पे वो पहले डाले जाएगी। और ये भी बताया कि सभी हालात, मामलात, वाक़ात पर हमारी पूरी नज़र है। लेकिन कश्मीर में सियासी जमातों की क्या नज़र थी डिलिमिटेशन कमीशन पर और क्या कुछ उनका रिएक्शन था, हमने रिएक्शन लिया है तो दिखाते हैं आपको रिएक्शन क्या था डिलिमिटेशन कमीशन के दौरे जम्मू कश्मीर के हवाले से। सेंसस जो हुई है 2011 में वो आधार है
इस सीटों के बढ़ाने का और बंटवारे का। तो उस हिसाब से डेमोग्राफिक चेंज या रीजन वाइज कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन ये खदशा जो आपने जाहिर किया, ये बात हमने कमीशन के सामने रखी कि लोगों के जहनों में खदशा है कि शायद कमीशन का ऐसा फैसला हो जिससे यहाँ डेमोग्राफिक चेंज हो, या ये कि कहीं सीटें ज़्यादा दी जाएंगी, कम दी जाएंगी, कई कंसिडरेशंस पर। लेकिन कमीशन ने जो हमें आश्वासन दिया, उन्हें कहा ऐसी कोई बात नहीं है, हम एक फेयरली और अच्छे तरीके से करेंगे। क्योंकि हमारा ये भी मानना है और हमने कहा भी ये, हमने कहा अगर ये स्टेप साफ सुथरे तरीके से किया जाएगा, ये कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, ट्रांसपेरेंट तरीके से, तो ये हम समझेंगे एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा लोगों के साथ। तो इस तरीके से हम उम्मीद भी करते हैं और हमने ये बात वहाँ पर रखी भी है कि जिस वक्त वो खाका बनाएंगे कि उन्होंने क्या बनाया, उनको पब्लिक डोमेन में डालना है। वहाँ पर हम लोग, वैसे पॉलिटिकल पार्टी के आप लोग, प्रेस वाले, जो भी आम लोग हों, वो भी इसको ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कि कहीं पर सही हुआ, कहीं पर गलत हुआ, ताकि ट्रांसपेरेंट तरीके में ये हो जाए। मुल्क के होम मिनिस्टर ने यह कहा कि हम लोगों को यहाँ पे सीटें बढ़ानी है। तो हम सीटें बढ़ाने का जहाँ तक ताल्लुक, हम ये कहते हैं कि जहाँ आप ट्राइबल्स को दे रहे हो, जहाँ पे आप क्या नाम है इसका, एससीज को रिजर्व कर रहे हो, और उसके साथ साथ जो माइनॉरिटीज़ हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, वो किसी भी माइनॉरिटी फिरके से ताल्लुक़ रखने वाले हों, उनको आप लोगों का उनको भी सोचना चाहिए कि क्या उनकी जो सीट है वो कल असेंबली इलेक्शंस होते हैं, विधानसभा के अंदर वो जीत के आ सकते हैं, उनका वोट बैंक जो है वो कितना वोट लेके जीतने को आने वाला है। तो उसको उस पर भी नज़रसानी होनी चाहिए। ये सिख कम्युनिटीज़ ने भी इसमें डिमांड की है, और कांग्रेस ने पहले से ही, मैंने स्वयं खुद स्टेटमेंट दिया था कि माइनॉरिटीज़ जो है, माइनॉरिटीज़ को इस डिलिमिटेशन कमीशन में कंसीडर करना चाहिए, और सीट जो है माइनॉरिटीज़ के लिए भी रिजर्व, चाहे वो 1 हो चाहे 2 हो, वो इनको करनी चाहिए। जहाँ तक स्पेकुलेशंस की बात है, दीज आर स्पेकुलेशंस आर देयर इन द मार्केट। पब्लिक में स्पेकुलेशंस है, मीडिया में स्पेकुलेशंस है, और इन स्पेकुलेशंस की भी अच्छी खासी वजह है। क्योंकि हमारे साथ जो सानिया गुजरा 5 अगस्त 2019, वो तो उसको तो बुलाना शायद मुमकिन नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। और इसलिए अगर स्पेकुलेशंस हैं तो हैं, जी मुझे ये नहीं दिया गया, जी मुझे 5 सीटें दीजिए। कोई कहता है मेरा जी ये शेड्यूल कास्ट बनता है, मुझे यहाँ 4 सीटें दे दीजिए। तो अगर हमको इसी तरह बांट करना, मगर हर किसी, एक बात ये है, डिलिमिटेशन कमीशन का मतलब है कि एवरी सेक्ट ऑफ योर सोसाइटी हैज टू बी अकाउंटेड फॉर, टेकन केयर ऑफ। पर आप ये मत भूलिए दैट जम्मू कश्मीर इज अ मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट ऑफ दिस कंट्री। डेमोग्राफिक चेंज कैनॉट बी डन थ्रू डिलिमिटेशन, गॉड फॉरबिड, नो। ये अगर एक स्पेकुलेशन है, दिस इज अ वेरी करेक्ट स्पेकुलेशन, और अल्लाह करे कि ये स्पेकुलेशंस गलत हो। चलिए, डिलिमिटेशन कमीशन पर सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल। मोहम्मद रफ़ी मीर, अपनी पार्टी से इनका ताल्लुक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो जाते हैं अगर ये डिलिमिटेशन सही तौर पे होता है। और सरदार सुरेंद्र सिंह चन्नी, कांग्रेस से जिनका ताल्लुक, कुछ रिजर्वेशन होनी चाहिए माइनॉरिटीज़ के लिए, ये उन्होंने बताया इलेक्शन कमीशन को। और अवामी पार्टी के साथ साथ आपको बताते चले, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर अहमद शाह का बयान आपने सुना, देयर आर सम स्पेकुलेशंस, और ये स्पेकुलेशंस वाह खाली में नहीं है। यू कैनॉट चेंज द डेमोग्राफी थ्रू डिलिमिटेशन। ये मुजफ्फर शाह, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर का बयान। लेकिन अब सियासत का दूसरा पहलू, महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर PDP की सरबराह जम्मू के दौरे पर, और जम्मू के दौरे के दौरान उनका इस्तकबाल भी गांधीनगर में उनके पार्टी हेडक्वार्टर पर। लेकिन इससे पहले जम्मू के हवाई अड्डे पर कुछ सिक्योरिटी को बढ़ाया भी गया था, क्योंकि महबूबा मुफ्ती के दौरे के दौरान कुछ लोगों ने, कुछ सियासी जमातों ने, कुछ दलों ने, सियासी दलों ने, जम्मू के सियासी दलों ने इस मौके पर मुजाहरों का भी ऐलान किया था। और इसको देखते हुए जम्मू में सिक्योरिटी को भी बढ़ाया गया था हवाई अड्डे पर। और हवाई अड्डे से महबूबा मुफ्ती बाद पर सीधा अपने दफ्तर से जम्मू वाक़ गांधीनगर पहुंची, और यहाँ उनका पार्टी कारकुन ने फुलू से इस्तकबाल भी किया। मीटिंगों का सिलसिला भी महबूबा मुफ्ती ने ठीक पहुँचते ही शुरू किया। जम्मू डिवीज़न के मुख्तलिफ पार्टी लीडरान के साथ और कारकुनों के साथ मुलाकातों का सिलसिला किया। 4 दिन का दौरा महबूबा मुफ्ती का, और ये ठीक उस वक्त हुआ है जब वो कश्मीर में डिलिमिटेशन पर बड़ी सियासत करने के बाद जम्मू पहुंची हैं। और साफ जाहिर है जम्मू में PDP को इस सारी सूरत-ए-हाल के दौरान, पिछली सूरत-ए-हाल के दौरान बड़े झटके भी लगे थे। बड़े फेसेस उनको नहीं, उनके साथ नहीं रहे थे, चली भी गए थे जो पार्टी के बड़े बड़े फेसेस थे। और महबूबा मुफ्ती सबको एक बार फिर रिवाइव करने के लिए जम्मू खित्ते पे पूरी नज़र रखे हुए है, और
जम्मू खित्ते पे नजर रखते हुए खित्ते चिनाब से लेके खित्ते पीर पंचाल तक के नौजवान लीडरान से लेके दूसरे कारकुनों के साथ उसने अपनी मुलाकातों का सिलसिला भी जारी रखा। और जम्मू में आज जब वो अपने पार्टी दफ्तर पहुंची तो मीडिया भी वहां पहुंचा हुआ था और मीडिया ने जब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया तो महबूबा मुफ्ती ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और बिना सवाल जवाब दिए चली गई। अब देखना यह है, महबूबा मुफ्ती जम्मू में गई हुई हैं और जम्मू में जहां पहले दिन उनके आमद पर, उनके आने पर नारेबाजी भी हुई, मुजाहरों की कोशिश भी की गई, लेकिन अब ये अगले 4 दिनों के दौरान जम्मू में उनका पॉलिटिकल सिनेरियो किस तरह का रहता है इस पर सबकी नज़र रहेगी। लेकिन हमारी नज़र दूसरे मामलात पर भी है और दूसरा मामला कश्मीर का एनकाउंटर का सिलसिला। और इसी एनकाउंटर के सिलसिले में पिछले 36 घंटे, आपको याद होगा, पिछले 36 घंटों के दौरान जनूबी कश्मीर के कुलगाम से लेकर पुलवामा तक 2 एनकाउंटर्स हुए थे। आज भी दौरान इस शब एनकाउंटर की खबर हुई थी और कल रात देर गए बताया गया कि रेडवनी कुलगाम में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद फोर्सेस ने इलाके का मुआसरा किया। बताया जाता है कि गोलियां भी चलने की आवाज़ें सुनाई दी और गोलियां 2 तरफा चलने की कुछ लोगों ने बताया आवाज़ें सुनाई दी। खुद पुलिस का ट्वीट भी आया कि मार्का आराई शुरू हो चुकी है, लेकिन रात बराबर ये मार्का आराई कहें ना कहें तो क्रैकडाउन इलाके का जारी रहा। वक्फे वक्फे से गोलियां भी चलती रही, लेकिन सुबह बताया गया कि जिस जगह की खबर मिली थी, जिस जगह का घेराव किया गया था, वहां से मिलिटेंट निकल जाने में कामयाब हुए हैं और इसके बाद कुछ देर तलाशियों का सिलसिला जारी रहा और उसके बाद यहाँ से ये क्रैकडाउन जो है एनकाउंटर के आसपास के इलाके में वो ख़त्म किया गया। लेकिन आज पुलिस ने एक और बड़ा दावा किया है और पुलिस का कहना है कि गुंज जहांगीर में के रहने वाले में मुजम्मिल अहमद शेख नामी एक मिलिटेंट को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और ये चंद्रगीर सोनावारी का रहने वाला है। पुलिस ने इससे कुछ हथियार भी जब्त करने का दावा किया है और पुलिस का बयान, पुलिस ने बताया है कि ये लोकल मिलिटेंट है और मुकामी हलकों के मुताबिक ये कुछ दिन पहले ही गायब हो गया था, इसके अपने घर से गायब हो गया था और इसको पुलिस के मुताबिक, ये पुलिस का वर्शन है, गुंज जहांगीर से गिरफ्तार किया है एक नाके के दौरान। चलिए बांडीपोरा का हालो अहवाल, लेकिन बांडीपोरा के हाजिन का हालो अहवाल भी आपको सुनाते चलें। बांडीपोरा के हाजिन के इलाके में एक पेट्रोल पंप को पुलिस ने, बांडीपोरा ज़िला इंतज़ामिया ने सर-ए-मुहर किया है और बांडीपोरा इंतज़ामिया का कहना है कि एक स्टोरेज पॉइंट था और इसने स्टोरेज पॉइंट के लिए दरख्वास्त दी थी और उसको कई बार नोटिस भी भेजा गया, लेकिन इसने सरकारी कायदे और कानून की खिलाफ वर्जी की, जिसके बाद इसको स्टोरेज पॉइंट का लाइसेंस जो था वो मनसूख किया गया है। ये बांडीपोरा ज़िला इंतज़ामिया की कार्रवाई। लेकिन कुपवाड़ा के ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने भी आज दावा किया कि कुपवाड़ा ज़िले में कोविड के ख़िलाफ़ लड़ते हुए उन्होंने कोविड पर कामयाबी हासिल की है। कुपवाड़ा में मीडिया से बात करते हुए इमामुद्दीन ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा ने बताया कि अब इलाके में मुस्बत शरह 0.5% रह गई है और उन्होंने बताया कि 45 साल से ज़्यादा उम्र की कुल आबादी के 69.35% को कोविड वैक्सीन दिया जा चुका है और 17.80% आबादी जो है वो 18 से 40 साल की उम्र के हैं, उन्हें भी कोविड वैक्सीन दिया गया है। ताहम उन्होंने इलाके के लोगों से अपील की कि वो कोविड मुखालिफ जो गाइडलाइंस हैं उन पे पूरी तरह से अमल करें। उन्होंने कहा डरने की बात नहीं है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि चौथी वेव है, तो वेव जब आए तो उसके पहले हम उसके खिलाफ पूरी तरह से तैयार होने चाहिए और ये तैयार हम तब हो सकते हैं जब हमने कोविड की गाइडलाइंस और कोविड के मुखालिफ वैक्सीन को लगाया होगा। और जो पॉजिटिविटी रेट है वो काफ़ी घट के 0.5% है और साथ में जो है रिकवरी रेट जो है 98% है और फर्टिलिटी रेट जो है 1.18% है और हमारी जो वैक्सीनेशन अभी तक हुई है वो 69% से तजावज़ कर चुकी है, जो कि 45 से एबो का ग्रुप है और जो बिलो 45 ग्रुप है उसमें भी हम 17.80 यानी 18% उसमें भी हमने कवर किया हुआ है। रिगार्डिंग जो मैं आपको बेड ऑक्यूपेंसी जो है वो बहुत कम है आज की डेट में, सिर्फ 12 पेशेंट हमारे पास कुपवाड़ा में एडमिट हैं। और आपके माध्यम से एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा कोविड हॉस्पिटल कुपवाड़ा था वहाँ अब ओपीडी सर्विसेज को भी बहाल कर दिया गया है ताकि ये लोगों तक चला जाए और लोग जो है उसका भी फ़ायदा उठाएं।
और जो सैम्पलिंग जो है पिछले हफ्ते काफ़ी हमने इंक्रीज़ की थी। जहां हम 1500 सैम्पलिंग का टारगेट था वहां हम 3000 तक भी गए और पिछले कल में 2213 सैम्पलिंग हुई है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ताकि ये जो हमने सरहदी जिला कुपवाड़ा के जिला तरक्याती कमिश्नर इमामुद्दीन मीडिया से बात करते हुए और बात करते करते आपने सुना उन्होंने बताया कि कुपवाड़ा के अस्पतालों में ओपीडीज वगैरह चालू किए जा चुके हैं, लेकिन अभी शाम गए सरकार ने भी हुक्मनामा जारी किया है और कोविड की वजह से जो अस्पतालों में ओपीडी सर्विसेज बंद थी, सर्जरीज नहीं होती थी, सबको दोबारा चालू करने का अहकाम जारी करते हुए बताया है कि अब सभी सर्जरी सरकारी अस्पतालों में होंगी, अब सभी ओपीडी सरकारी अस्पतालों में देखे जाएंगे और कहीं पे भी इस तरह की अब कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए थी। प्राइवेट अस्पतालों के हवाले से आपको जानकारी मिली गई होगी, सोशल मीडिया पे बड़ा चर्चा चल रहा है। श्रीनगर के 2 अस्पतालों का जहां कश्मीरी कहावत है उतनी बलाई तुत, वो वाला कारनामा वहां पे सुनने को मिला है, देखने को मिला है। लेकिन सरकारी अस्पताल जो बैकबोन है जो हमारी हॉस्पिटल इंडस्ट्री है, उस अस्पतालों में आज बाज़ाब्ता तौर पे अब सरकार कामकाज करने शुरू करने जा रही है। लेकिन कुपवाड़ा में लोगों को परेशानी है, ये अमूर सार्फिन महकमे के हवाले से परेशानी है। साल 2011 की सेंसस आपने 2-3 दिनों से ज़रूर सुना होगा। लोग अक्सर कहते हैं कि साल 2011 की सेंसस पे डिलिमिटेशन होनी चाहिए, लेकिन कुपवाड़ा के लोग कहते हैं कि राशन कार्ड तो कम से कम 2011 के आज तक क्यों चला रहे हो, आज तो राशन कार्ड 2021 के होने चाहिए। 2011 से आज तक 11 साल हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं, 11वां साल हो रहा है और अभी भी राशन कार्ड वही पुराने। और कुपवाड़ा में डीडीसी मेंबरान से लेकर आम लोगों की शिकायत कि राशन 2011 के सेंसस पर जो मिलता है, जिससे आम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और अक्सर लोगों को बड़ी आबादी 2011 के बाद पैदा हुई है, वो बड़ा खाना खाते हैं, राशन खा ही लेते हैं, लेकिन राशन सरकार के राशन कार्ड से नहीं मिलता है। और ये मामला कुपवाड़ा के डीडीसी मेंबरान ने आज कुपवाड़ा में उठाते हुए अपील की हुई थी। वो लिखान दरखास्त न्यूक दरखास्त वो रपी दरखास्त गसा डीसी साहब लिखान तुमन एडी फूड लिखान वापस खस तान सह लिखान बे तहसीलदार साहब, मगर तहसीलदार साहब दपा वन ची नुन हम क्या खेन ईतिस का तुम मूत तीतिस कालस। तो यह अपील कर कि मतलब सेंसस अगर 2010 मज हिसाब वनस सू राशन मिलान हु नव राशन मिलान वह कह नमन 10 वरन मिले सह राशन कह सी डिमांड। चलिए, कुपवाड़ा जिला तरक्याती कमिश्नर से कुपवाड़ा के लोगों की अपील और एलजी से भी अपील, ये लोलाब के मुख्तलिफ इलाकों से भी इसी तरह की अपील की जा रही है। और बाद ये लोलाब के लालपुरा से लेकर कलारूस तक के अक्सर लोगों ने शिकायत की है कि राशन के इलाके में किल्लत है। दर्दपोरा के लोगों ने तो एहतजाज करने की बात भी की है और दिवर से लेकर टिकेपोरा तक बाद ये लोलाब के लोगों ने बताया कि इलाके में राशन नहीं है, पीने का पानी नहीं है, इंतजामिया कहाँ है। लेकिन अब हम चलते हैं कुलगाम के लोग भी सरापा एहतजाज। आज उनके एहतजाज में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान और कारकुनों का सपोर्ट भी रहा। और कुलगाम का पुल, आपको याद होगा 3 दिन पहले ही ये पुल एक ट्रक के चलने से गिर गया था, दह गया था और उसके बाद इस पुल को बंद किया गया था और पुल के बंद किए जाने से बड़ी आबादी का राब्ता भी मुनक़ता हुआ था। और तब से लेके इंतज़ामिया की तरफ से इस पुल को रिपेयर करने की, रेस्टोर करने की कोई कोशिश नहीं की गई। और इसी मामले को लेकर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस कारकुनान और लीडरों के साथ मुकामी लोग सरापा एहतजाज बनते हुए अपील कर रहे थे कि इस मामले को तरजीही बुनियादों पर R&B डिपार्टमेंट को उठाना था, इसकी तामीर करनी थी, रिपेयर करना था। लेकिन ख्वाब खरगोश में R&B डिपार्टमेंट है। ताहम R&B डिपार्टमेंट से भी हमने राब्ता किया, पहले सुनते ही लोग क्या कहते हैं। आज मैं यहाँ पे रहता हूँ, चवलगाम और चांसर के बीच में ये पुल है। ये सिर्फ चवलगाम और चांसर को कनेक्ट नहीं करता है, ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करता है। ये कुलगाम और शोपियान डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है। ये रास्ता जाता है मुगल रोड की तरफ। अब आप देखिए कि 15 दिन हो गए इस पुल को गिरे हुए और जो एडमिनिस्ट्रेशन है मुझे लगता है कि वो गफलत में बैठी हुई और सोई हुई है। 15 दिन से इन्होंने बस इस पे टील लगाए हैं और आज जो बोला जा रहा है कि हमने जी टेंडर निकाले। मैं इसीलिए आपके जरिए से मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुलगाम से ये मुतालबा करता हूँ, यहाँ सफदर साहब भी है और बाकी लोग भी है, ये कोई सियासी रैली नहीं है, ये अवामी मसला है और हम उनसे गुजारिश करते हैं कि
इमरान नबी डार नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर कुलगाम के पुल की रुरात सुना रहे थे। आपको अब नाज़रीन माजरत के साथ ये बताना चाहते हैं कि हमने बताया कि 3 दिन पहले, लेकिन इमरान ने बताया कि लगभग 15 दिन पहले ये पुल ढह गया था और 15 दिनों में इंतजामिया इस पर कुछ काम नहीं कर सकी है। हम उसके लिए माजरत खा हैं, लेकिन हम अगली खबर पर चलते हैं और ये पुलवामा के सोमो स्टैंड की दास्तान है। पुलवामा का बस स्टैंड, ओल्ड बस स्टैंड, और इसको नए बस स्टैंड में शिफ्ट किया गया है, लेकिन नया बस स्टैंड में तो इन्हें शिफ्ट किया गया, उसकी तामीर मरम्मत का कोई काम नहीं किया गया। यहाँ बाथरूम भी बेकार हैं, गंदगी के ढेर हैं, आवाम को मुश्किलात का सामना है और मुश्किलात का सामना करते हुए अगर कहीं बाथरूम बने हैं तो उन पर बड़े ताले लगे हुए हैं और यहाँ के मुकामी लोग इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि कुछ अच्छा करना है तो पहले अच्छे के लिए बुनियाद भी डालिए। और यहाँ ड्राइवरों से लेकर पैसेंजर्स बता रहे थे बाथरूम तो बनाए हैं लेकिन बाथरूम पे ताला और बाथरूम के अब अंजर पंजर ढीले हुए हैं और यहाँ पे सफाई सुथराई भी नहीं है। ये पुलवामा के ड्राइवर और दूसरे लोग बता रहे थे। पिछले 4 साल से हमें ये पुलवामा स्टैंड दिया गया, मगर लेकिन ना इसमें मैगडम की कोई सहूलियत है, ना ही बाथरूम की कोई सहूलियत है, ना ही कहीं बैठने की कोई जगह है। हमारी ये गुजारिश आपसे आला हुकाम तक हमारी ये बात पहुंचनी चाहिए, क्योंकि यहाँ इस ट्रांसपोर्ट से इस स्टैंड में कम से कम 400 से ज़ायद ड्राइवर हैं जिनका रोजगार यही है, मगर उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। लेकिन जैसे पिछले 3 महीने से लॉकडाउन रहा, कोविड-19 रहा, तो इसमें भी ड्राइवरों की तरफ किसी ने कोई नहीं देखा। जैसे गवर्नर, इंतजामिया ने या मतलब गवर्नमेंट ने हर किसी मजदूर को कोई ना कोई पैकेज, कोई ना कोई राहत दी, मगर लेकिन ड्राइवरों की बात सुनने के लिए कोई राजी नहीं है। जैसे कि हम 50 रुपये। चलिए, ये पुलवामा के ड्राइवर्स की फरियाद कोई उनकी सुनता नहीं है, ये उनका इल्ज़ाम। लेकिन आपको बताते चलें कि म्यूनिसिपल कमेटी सुंबल में साजो सामान भी आज तकसीम किया गया। वो साजो सामान इलाके को खूबसूरत बनाने के लिए था, वो स्वच्छ भारत के तहत भी था और म्यूनिसिपल कमेटी सुंबल के अहदेदारों ने आज ये साजो सामान मुकामी अफराद में बांटते हुए उन्हें तलकीन की कि इलाके में सफाई सुथराई के काम पर तरजीह दी जाए ताकि उनके इलाके को खूबसूरत बनाया जा सके, खूबसूरत रखा जा सके। ये सुंबल का हाल अहवाल, लेकिन सुंबल के साथ साथ हम आपको हंदवाड़ा का दीदारपुरा का हाल अहवाल भी बताते हैं। दीदारपुरा हंदवाड़ा का एक ख़ास इलाका, यहाँ बड़ी आबादी सिख बरादरी के लोगों की है और सिख बरादरी के लोगों को पीने के साफ पानी का मामला है और इसी मामले को हल करने के लिए सरकार कभी काम नहीं कर सकी है। सरकार को कई बार बताया गया, सरकार ने वाटर सप्लाई स्कीम की मंजूरी दी, लेकिन पाइप लाए तो बिछाने से किसी ने बिछाए नहीं और यूं इलाके के सारे इलाके को पानी नहीं मिल सका है, पीने का साफ पानी। और इस पर सरापा एहतजाज दीदारपुरा हंदवाड़ा की आबादी है और बता रहे न गुरुद्वारे का ख्याल, न मस्जिद का हाल अहवाल, न इलाके के उस चश्मे का साफ पानी, उसको कुछ साफ करने का कोई एहतमाल। हर जगह पे इलाके में वही हाल अहवाल है जिसके हवाले से अक्सर जम्मू कश्मीर की सरकारें काफ़ी मशहूर भी है। हमारे गांव में सिर्फ एक गुरुद्वारे में कुआं है जिससे हम लोग पानी पूरा गांव पीता है। हाँ, जो बाकी जो रफ यूज के लिए पानी है वो हम नदी से अपनी अपनी सबों ने मोटरें लगा रखी हैं, घर तक पाइपें फिट कर रखी हैं, अपनी पर्सनल पाइपें खरीद के। तो हमें तो उम्मीद थी कि यूटी बनी है तो अब शायद कुछ होगा, लेकिन यहाँ यूटी बनने के बाद तो बिल्कुल ही जीरो हो गया। हम तो गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे को पानी का कीजिए। पहले रालपुरा में था कि रालपुरा। चलिए, हंदवाड़ा के बाद चलते चलते आपको रुख हम करते हैं पुलवामा के नज़दीकी इलाका कुलगाम का। और देही तरक्की के महकमे ने कुलगाम के नौजवानों के लिए आज बेमिसाल काम भी किया है। इलाके के एक स्पोर्ट्स स्टेडियम का आज बाज़ाब्ता तौर पे आवाम के नाम ये वक्फ किया गया और देही तरक्की महकमा यानी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से मुनक्कद किए गए बनाए गए स्टेडियम से इलाके के नौजवानों को खेल का मौके फराहम किए गए। आज रस्म इफ्तिताह और रस्म इफ्तिताह पर मुकामी लोगों के साथ साथ यहाँ के नौजवानों में जोश खरोश भी, और यहाँ ये भी बताया गया कि ये स्टेडियम यहाँ के नौजवानों को के लिए एक खुशाइद कदम भी है। ये कुलगाम का मामला डीएचपुरा कुलगाम, जिसे उर्फाम में दमाल हांजीपुरा कुलगाम कहा जाता है। लेकिन हम आपको दूसरी खबर पे लिए चलते हैं और ये खबर टंगडार के इलाके से आती है। टंगडार के नेचिया का इलाका, और नेचिया के इलाके में दौरान शब आग की एक हौलनाक वारदात में एक मकान नजर आतिश हुआ है, 2 मंजिला इमारत नजर आतिश हुई है और यहाँ पे माल के मकान समेत सब वहाँ के उस घर के सभी लोगों को इस आग ने
खाक पे बिठा दिया है। और बात आपको बताते चलें कि खाक पे आग ज़रूर बिठाई जाती है और अक्सर जगहों पे खबरें आती हैं कि थोड़ी सी गफलत और आग लग जाने का वो बायस बनती है। आग लगी और ये आग लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीकी इलाका नेचिया में लगी है। लेकिन आपको नाजरीन अब चलते चलते एक और ख़बर भी बताते चले। आप जानते हैं होंगे यतीम किसको कहा जाता है। हमारी जो नॉलेज है उसके मुताबिक यतीम वो है जिसका माँ न हो या जिसके वालिद साहब न हो। लेकिन जम्मू कश्मीर में कायदे और कानून नए बदल चुके हैं और नए कायदे और कानून के मुताबिक जिसके दोनों नहीं हों, जिसका बाप भी ना हो, जिसकी वालदा भी ना हो, वही यतीम है, बाकी यतीम नहीं है। और ख़ास तौर पे यतीम का मामला इसलिए उठा रहे हैं कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में क्लास 4 में असामियाँ पूर्ण करने के लिए कुछ बच्चों ने यतीम नामे का जो सर्टिफिकेट होता है जिसपे हम कहते हैं कि ऑर्फन सर्टिफिकेट, वो हासिल करने की कोशिश की। लेकिन इंतज़ामिया उन्हें बता रही है कि उनका 2 में से घर के वालिदैन में से एक फ़र्द ज़िंदा है, इसलिए उन्हें ऑर्फन का सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता है, यानी वो ऑर्फन कोटे में नहीं आते हैं। ख़ास तौर पर सवाल यहाँ ज़रूर ये उठता है कि ऑर्फन वो होता है जिसका पालने वाला कोई नहीं हो। तो अक्सर हमारे यहाँ वालिदैन में से माँ पालने वाली नहीं होती है, ज़्यादा बोझ, ज़्यादा जिम्मेदारी पालने की वालिद पर होती है। तो जिसका बाप न हो, हमारे यहाँ उर्फ़ आम में उसी को यतीम कहा जाता है। और फिर सरकार के कायदे और कानून में उस यतीम को सर्टिफिकेट भी नहीं मिलती है, वो कहीं ऑर्फन क्राइटेरिया या कैटेगरी के तहत कहीं जॉब भी हासिल नहीं कर सकता है, जबकि सरकार के कोटे में ऑर्फन्स के लिए जॉब है। लेकिन ये नून में नुक्ता लगा के इन बच्चों को परेशान किया जाता है और इसी परेशानी का मदावा यहाँ के नौजवान चाहते हैं। वो नौजवान जिनके सर पे साये पिदरी नहीं है, साये पिदरी की शफकत से वो महरूम हैं और यतीम का दर्द शायद वो लोग नहीं जानते हैं जो बड़ी कुर्सियों पर बैठे कायदे और कानून बनाते हैं, वरना वो ऐसे कायदे और कानून बनाते वक्त ख्याल रखते कि यतीम की ज़िंदगी कैसे गुजरती है। लेकिन आपको नाज़रीन चलते चलते बताते चलें कि अभी तक जेके स्पेशल बस इतना ही। मुझे मेरे साथी आबिद कादिर और साहिल मजीद के साथ दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि रब कायनात की रही मर्जी फिर होगी आपसे मुलाकात। आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।